निवेश की जो प्रक्रिया होती है वो अधिकतर समय अमूमन बोरिंग सी होती है, लेकिन निवेश की प्रक्रिया भले ही बोरिंग हो, लेकिन जिसने इसमें महारत हासिल कर ली है उसे दुनिया का सबसे कामयाब निवेशक बनने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी। ये ऐसा शो है जहां पर निवेश के तमाम गुर हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं बाजार के दिग्गज के साथ, उस तरह के शख्स के साथ जिन्होंने बाजार की कई रैलियां देखी हैं और न सिर्फ निवेशकों को आगे बढ़ाया है उनकी निवेश के सफर में, बल्कि निवेश के सही गुर और बाजार की सही चाल सिखाने में उनकी सहायता भी की है। मेरे साथ आज एक बेहद खास मेहमान आशीष सोमैया, वाइटो कैपिटल एएमसी के सीईओ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो पहला सवाल, क्या हालचाल, बाजार को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं? कविता जी, पिछला अगर आप देखेंगे 18 से 20 महीना जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि आमतौर पे जब लोग पैसा लगाते हैं तो वो सोचते हैं कि शेयर बाज़ार में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा के एक डबल डिजिट रिटर्न मिलेगा लंबे अरसे में। लेकिन वो लंबे अरसे में डबल डिजिट रिटर्न जो है वो हर साल फिक्स्ड रेट पे नहीं आता है, ये हम सब जानते हैं। तो पिछला 18 से 20 महीना चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि निफ्टी उसी लेवल पे कभी ऊपर कभी नीचे, निफ्टी उसी लेवल के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 18 महीने में थका दिया होगा मार्केट ने निवेशकों को। बिल्कुल। और ऐसे समय में कुछ लोग पेशेंस लूज भी करते हैं। हाँ, और वो भी ऐसा दौर जहां पर हमने कोविड के दौरान खूब बम्पर कमाई देखी और उसके बाद अचानक से उतनी वोलेटिलिटी और इतना उतार चढ़ाव, तो जो नए निवेशक हैं वो तो बिल्कुल घबरा ही गए होंगे। उनके लिए तो शायद बाजार की ऐसी पहली बार उन्होंने ऐसी चाल देखी होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखिए जैसे आपने कोविड का अच्छा टाइम फ्रेम उठाया, तो जब मैंने देखा कि जैसे हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से या शेयर बाजार से डिजिटाइजेशन की हम बात करते हैं, काफ़ी लोग जुड़े बाजार में। हाँ। तो डिजिटाइजेशन के साथ और बाजार के साथ जुड़ने का जो सबसे बड़ा मूवमेंट आया वो एक्चुअली कोविड के बाद नहीं, पहले डिमोनेटाइजेशन के बाद आया था। हाँ। जब हमको फोर्स किया गया कि भाई डिजिटल को अडेप्ट किया जाए। बिल्कुल। तो काफ़ी सारे निवेशक जो है वो डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटाइजेशन के साथ मार्केट से और ये ऐप्स वगैरह से जुड़े हैं। तो जो लोग 2017-18 में मार्केट से जुड़े हैं उन्होंने तो 2019-2020 बहुत भारी खराब समय देखा। हाँ, तो आप इस तरफ सोचिए कि जो 2017-18 में आए हैं, हाँ, उनको लगता होगा कि भाई ये शेयर बाजार और ये म्यूचुअल फंड तो हमारे काम का है ही नहीं, इट्स सो डिफिकल्ट। और जो लोग 2020 में जब सेकेंड टाइम ये हादसा हुआ कि जब हम डिजिटल से जुड़े और बाजारों से जुड़े, तो 2020 में जो लोग आए उनको लगता होगा कि ये व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ये तो बहुत आसान है। लेकिन ये 2021 से लेकर के 2023 जो पिछले 18 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सब लेवल हो गया, सबके होश ठिकाने आ गए होंगे शायद। बिल्कुल, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है ना। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल अनिश्चितताएं शुरू हुई और उसके बाद बनी रही, अब समझ में नहीं आ रहा कि स्थिति कहाँ जा रही है। हमने देखा कि बीती रात यहाँ पर एक पॉज बटन हिट तो किया है फेड ने, लेकिन ये भी अंदेशा जताया है कि साल के अंत में हो सकता है 2 छोटे छोटे रेट हाइक जो हैं वो किए जाए। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम घरेलू फ्रंट पर तो काफ़ी मजबूती से खड़े हैं, लेकिन मानसून हमारा मूड बिगाड़ सकता है। उसको लेकर, महंगाई को लेकर जो आने वाली चिंता है वो सामने खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या कहेंगे, कहां पर है भारत, किस दोराहे पर है भारत? नहीं, एक्चुअली अगर आप देखेंगे जो मैंने अभी बताया कि पिछले 18 से 20 महीनों में, आपने सही बोला कि डोमेस्टिक सिचुएशन जो है, हमारी आर्थिक व्यवस्था, उसका परफॉर्मेंस, कंपनियों का परफॉर्मेंस, अर्निंग ग्रोथ, फ्री कैश फ्लो, जो भी आप देखिए पिछले 18 से 20 महीनों में जब बाजार चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ों में बढ़त हुई है, इजाफा हुआ है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और जो मार्केट में मूवमेंट नहीं आया है, जो भी नेगेटिविटी या वॉलेटिलिटी देखने को मिली, वो बाहर के मैक्रो फैक्टर्स की वजह से। आप वॉर देख लीजिए, कमोडिटी प्राइसेस देख लीजिए, जैसा आपने बताया यूएस के इंटरेस्ट रेट्स, चाइना, रशिया, इमर्जिंग मार्केट की सेलिंग, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब इनफैक्ट हम ऐसे मकाम पे आए हैं, आगे की कंसर्न्स की भी बात करते हैं, लेकिन एक मिनट के लिए अगर करंट सिनेरियो देखें, अब फाइनली हम ऐसे मकाम पे आए हैं जहाँ पे ये सारे मैक्रो हेडविंड्स, ये सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी हमारा फंडामेंटल परफॉर्मेंस आप बोल सकते हैं बरकरार है। और अच्छी बात यह है कि जो मैक्रो इश्यूज़ हैं वो भी पीछे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, वॉर ऐसा है कि एक तरफ से उसमें कोई एस्केलेशन नहीं हो रहा है और वॉर चल रहा है एक अपने पेस पे, वो सब लोग उसको यूज्ड टू हो गए, कमोडिटी और तेल के दाम भी नीचे आ गए। और अगर आप देखें यूएस का, भले एक रेट हाइक होगा, 2 होगा, वो नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, हाथी तो निकल ही गया, अब उसकी पूंछ की बात हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
कंसर्न्स तो देखिए रहेंगे कुछ ना कुछ। मॉनसून डिले हो गया, यूएस में एक आधा रेट और आएगा तो वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंसर्न्स जो हैं वो पीछे चले गए। मार्केट भी काफ़ी हद तक रीजनेबल हो गया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 2021 में शायद महंगा होगा, तभी तो अब हम इस लेवल पे, तो आई थिंक मार्केट भी रीजनेबली वैल्यूड है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। डेफिनेटली मार्केट के कुछ पॉकेट्स रहेंगे जहाँ पे दाम बढ़ गए, कुछ में नहीं बढ़े। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो 1.5-2 साल है उसमें फिर भी अपसाइड की पॉसिबिलिटी है, और अगर यहाँ से कोई भी, आपने जो फैक्टर्स बताया उसकी वजह से कोई भी करेक्शन अगर देखने को मिलता है तो उसको एंट्री के लिए मौका, मतलब ये बुल मार्केट में एक करेक्शन होगा, न कि बेयर मार्केट का शुरुआत। और जो बाजार के लेवल हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारा श्रेय FIIs को भी जाता है। हालांकि हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक बीते कुछ सालों में इस काबिल तो बन गए हैं कि बाजार की चाल को अपने आप आगे ले जा सके, लेकिन FII जब भी पैसा लगाते हैं तो बाजार बहुत खुश होता है और दोहरी चाल से आगे बढ़ता है, लेकिन वो कब पैसे निकालें हम नहीं जानते। क्या हम ऐसी स्थिति में हैं कि जब FIIs इस वक्त पैसा निकालें तो हमारे घरेलू संस्थागत के पास इतना कैश पड़ा हुआ है कि वो लगाए बाजार में? क्या वो थकावट उनमें अभी नहीं आई है, या आपको लगता है कि वो तैयार हैं? देखिए, अगर आप 2021 से 2021 का एंड, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेकर के मार्च 2023 तक देखें तो भारी मात्रा में FPIs की सेलिंग हुई, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर, आप 50-60 बिलियन, कोई बड़े नंबर्स हैं बेसिकली। वो सारे के सारे समय में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का और म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस का जो बाइंग था उसने मार्केट को सपोर्ट किया। तो आप समझ सकते हैं कि 10, 15, 20 साल पहले के मुकाबले अब कितना चेंज हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा कोई कारण नहीं नज़र आता है कि ये जो FIIs की बाइंग हुई है ये सेलिंग में परिवर्तित हो जाए, ऐसा मुझे कोई कारण दिख नहीं रहा है। मैं इसका आपको रीजंस बताता हूँ, क्योंकि आम तौर पे जब हम ग्लोबली न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि भाई अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था में अगर मंदी होगी या अमेरिका के बाज़ार गिरेंगे तो हमारे यहाँ पे भी गिरावट होगी। तो ये, इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि ये चीज़ केवल शॉर्ट टर्म में सही होती है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट्स कोरिलेट हो जाते हैं कभी कभी, राइट। जैसे आप मार्च 2023 में देखिए, वहाँ पे वो सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, ये सब में प्रॉब्लम हुआ, उनका मार्केट गिरा, हमारा मार्केट भी गिरा। लेकिन आप ये सोचिए कि उन सब चीज़ों का फंडामेंटली हमारे पे कोई असर नहीं है, राइट। सो समझने वाली बात क्या है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट्स कोरिलेट हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस कंट्री के जो फंडामेंटल्स है और जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है उसी के अनुसार मार्केट चलने वाला है। दूसरी बात, FIIs की आप ये देखिए कि अगर अमेरिका में तेज़ी है, जैसे 2010 से लेकर के 2022 तक अमेरिका में भारी तेज़ी हुई, तो जब अमेरिका में भारी तेज़ी होती है तब इमर्जिंग मार्केट्स में और इंडिया में इतना पैसा नहीं आता है। कभी 5 बिलियन आया, कभी 5 बिलियन गया। देखने वाली बात यह है कि इंडिया में सबसे बड़ा FPI फ्लो कब आया था? वो था 2008-9 में, जब अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। उसके बाद अगर आप 2009 से 2010 के एक 18 से 20 महीने का पीरियड देखेंगे तो आपको दिखेगा 39 बिलियन डॉलर का इन्फ्लो इंडिया में आया था। मैं आज से 14 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब आप सोचिए 39 to 40 बिलियन डॉलर आया था 18 महीनों में, जब अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था में मंदी आई। तो अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था में मंदी आना, तो उससे क्या होता है, वहाँ के इंटरेस्ट रेट घटेंगे, डॉलर अपनी स्ट्रेंथ छोड़ेगा, ऑटोमेटिकली इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगेगा, और उसमें इंडिया में डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा आएगा, क्योंकि इंडिया का परफॉर्मेंस और फंडामेंटल्स दूसरे मार्केट्स के मुकाबले काफ़ी बेटर है। तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई कारण, शायद लंबा जवाब दिया मैंने, बट मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई कारण कि FPIs का जो बाइंग है वो क्यों नेगेटिव हो जाएगा। इनफैक्ट पिछले साल अगर हमने संभाल लिया है तो यहाँ से तो एक्चुअली पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। चलिए, तो अब बात करते हैं वो पॉकेट्स जो आपको दिलचस्प लगते हैं पूरे बाजार में और जो आने वाली तिमाहियों में काफ़ी दमखम दिखा सकते हैं। वैसे अब जो नया साल लगा है उसकी पहली तिमाही के नतीजे भी हम देखेंगे, अभी कुछ समय बाहर आएंगे, जो मेरे ख्याल से काफ़ी क्रूशल होंगे और पूरे आने वाली तिमाहियों का जो एक मूड है वो सेट होगा। क्या अंदेशा है आपका, किस तरह के नतीजे आ सकते हैं, और वो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, पॉकेट्स हैं जहाँ पर आपकी गहरी नज़र होगी? देखिए, नतीजों का ऐसा है कि आप देखिए FY23, जैसे 31 मार्च 2023 पे जो साल ख़त्म हुआ, उसमें आपने देखा कि अच्छे अर्निंग ग्रोथ आए, राइट। लेकिन वो अच्छे अर्निंग ग्रोथ में हमको क्वालिटी और क्वांटिटी भी देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारा अर्निंग ग्रोथ कमोडिटीज़, मेटल्स, ऑयल कंपनीज़, ये सब में है। अब क्या होता है, इन कंपनियों की वजह से अगर EPS बहुत बढ़ता है बाज़ार का, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स के लिए तो ये इनपुट है। तो आप देखिए कि कुछ सेक्टर्स में अच्छा इजाफा हुआ, कुछ सेक्टर्स में मार्जिन प्रेशर आ गया, राइट।
क्योंकि तेल का दाम बढ़ गया, कमोडिटी के दाम बढ़ गए, ब्याज दर भी टाइटन हुए। तो एक्चुअली अगर आप यहाँ से आगे देखेंगे तो अगर आप ऐसा मानते भी हैं कि ईपीएस का जो ग्रोथ है वो शायद थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी काफ़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आगे जाकर के जो डाउनग्रेड्स आएंगे या आगे जाकर के जो गिरावट आएगी अर्निंग्स पर शेयर के ग्रोथ में, वो कमोडिटीज़ मेटल्स वगैरह में आएगी। लेकिन अगर आप क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स देखें तो शायद बैंक्स के अर्निंग्स, अगर आप देखें कंज्यूमर कंपनीज के अर्निंग्स, अगर आप देखें ऑटो, तो क्या है कि सेक्टर रोटेशन जो है और क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स है वो यहाँ से बेटर होगी। ओके ओके। सो दूसरी चीज़, जैसे इंटरेस्ट रेट घटेंगे, मैंने बताया कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे गए हैं, तो हमारे लिए नॉर्मली क्या होता है कि रिपोर्ट ये होता है कि टोटल इंडेक्स की अर्निंग ग्रोथ या टोटल मार्केट की अर्निंग ग्रोथ कितनी है, लेकिन हमारा काम इंडेक्स को बीट करना है। तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन से सेक्टर्स में अर्निंग ग्रोथ है और हमारा पोर्टफोलियो कहाँ पे है, और क्वालिटी ऑफ अर्निंग ग्रोथ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज दी अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ दी ईपीएस ग्रोथ। सो मुझे लग रहा है कि क्वालिटी यहाँ से इम्प्रूव होगी और हमारे परफॉर्मेंस में एक्चुअली हमको फ़ायदा होगा अगर ये रोटेशन होता है तो। आपकी एएमसी की बात करते हैं। आपके पूरे बेड़े में आप एक तो पीएमएस भी है आपका और रिटेल निवेशकों को भी और आपका ध्यान है। लगभग अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करूं 8 स्कीम्स हैं मेरे ख्याल से आपके पूरे बुके में, जिसमें से 2 शायद डेट हैं, 4 इक्विटी है और 2 आपके पास हाइब्रिड स्कीम्स हैं, है ना। एक सवाल जो शायद दर्शकों के जहन में भी आ रहा होगा कि अब जब इतनी बड़ी और इतनी गहरी तरह से पूरे देश में पहचान बना चुकी एएमसीज हैं, तो वाइटो कैपिटल के पास ऐसा क्या अलग है ऑफर करने के लिए कि हम एक नई एएमसी पर दांव लगाएं? सो कविता जी, एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प क्वेश्चन है, क्योंकि आप सही बोल रहे हैं कि 45 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और 30-30 साल से दिग्गज कंपनियां यहाँ पे चल रही हैं। तो 2022 या 2023 में जब कोई एक नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेके आता है तो क्या सोच के, देखिए क्या है कि अभी तक जो हमने ग्रोथ देखा है वो कुछ भी नहीं है। जैसे पिछले 10 साल में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 10x ग्रोथ है। मुझे ऐसा लग रहा है अगले 10 साल में भी इसी रफ्तार से इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा, और 45 तो क्या, मुझे लगता है कि 200-300 प्लेयर आपको आगे देखने को मिलेंगे। अगर आप अमेरिका जैसा मार्केट देखते हैं तो 1000 से ज़्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और हर एक की कोई ना कोई, देखिए जो अपनी पहचान नहीं बना पाएगा, जो अपने आप को दूसरों से अलग नहीं बता पाएगा, वो स्ट्रगल करेगा। तो सवाल ये बैठता है कि हम लोग किस तरीके से अलग है। देखिए क्या है कि वाइटोक जो कंपनी है उसके बारे में इंडिया में ज़्यादा अवेयरनेस शायद नहीं होगी, क्योंकि अभी हम पिछले 1 साल में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनी इंडिया के लिए नई नहीं है। क्योंकि जैसे अभी हम एफपीआईज़ की चर्चा कर रहे थे, तो काफ़ी सारे हमारे दर्शकों को शायद नहीं पता होगा कि इंडिया में पिछले 4-5 साल में सबसे बड़े एफपीआईज़ में से एक वाइटोक कैपिटल है, क्योंकि हम लोग 50-55 हज़ार करोड़ का एसेट्स मैनेज करते हैं जो पूरा इंडिया के इक्विटी में लगा हुआ है। तो ये समझिए 6 बिलियन है। तो 6 बिलियन में से 4 बिलियन तो हम लोग फॉरेनर्स का मैनेज करते हैं इंडिया में। अच्छा। जैसे सोवरेन वेल्थ फंड्स है, पेंशन फंड्स हैं, यूरोप के, यूके, स्विट्ज़रलैंड के जो इन्वेस्टर्स हैं। तो इन सब इन्वेस्टर्स को जब इंडिया में पैसा लगाना होता है तो उनका पैसा हम मैनेज करते हैं। जैसे आप देखिए पीएमएस एआईएफ में, तो इंडिया में सबसे बड़े से बड़े पीएमएस एआईएफ और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले मैनेजर्स में से एक वाइटोक कैपिटल है। तो क्या है कि ये एक इंस्टीट्यूशनल ब्रांड है। इंस्टीट्यूशनल ब्रांड से फिर एक हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए और अब जाकर के रिटेल के लिए बनाई जा रही है। और एक ख़ास बात मैं आपको बोलूँगा कि काफ़ी सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो इंडिया में है उससे लोग परिचित होते हैं, क्योंकि वो किसी बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकिंग कंपनी की स्टार्ट की गई एएमसी है। वाइटोक कैपिटल का नाम इसलिए नहीं जानते क्योंकि ये यूनिक है, क्योंकि इसके जो स्पॉन्सर हैं वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है। हमारे पीछे कोई बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकिंग कंपनी नहीं है। इट्स अ प्योर इक्विटी फंड मैनेजमेंट कंपनी है। हमारी 40 लोगों की टीम है फंड मैनेजमेंट और रिसर्च की, जो इंडियन मार्केट में, इंडियन इंडस्ट्री में सबसे बड़ी से बड़ी रिसर्च टीम है। इससे बड़ी रिसर्च टीम मुझे नहीं लगता है। 650 कंपनीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं हम, हमारे डायरेक्टली हम कवर करते हैं उसको। तो बहुत बड़ी रिसर्च टीम है। म्यूचुअल फंड लॉन्च करने के पहले से ही यूरोप में म्यूचुअल फंड चला रहे हैं फॉरेनर्स के लिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। हम जो सोवरेन फंड्स के लिए मैनेज कर रहे हैं, तो ट्रैक रिकॉर्ड है, टीम है, सब कुछ है। अब धीरे धीरे आगे जाकर के जैसे कैसे अलग है, तो या तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स करेंगे, या तो जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज है उसमें परफॉर्मेंस बेटर दिखाना पड़ेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म
लॉन्ग टर्म सिनेरियो है, लॉन्ग टर्म गेम है, और इसमें पेशेंस और परसिवियरेंस और परफॉर्म करने से ही बिल्कुल पता वही चलेगा एक तरीका है निवेशकों का विश्वास जीतने का। तो भले ही भारत के तमाम रिटेल निवेशकों की ओर पैर पसारने की कोशिश है, लेकिन जो अनुभव है उसमें ऑलरेडी ये काफी जमे हुए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफ&ओ, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग लाने में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं। मैं डिम्पी कालरा, जुड़िए मेरे साथ सिर्फ 18 हाउस स्वदेश पर। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आपने इतने स्टेप्स उठाए, नो थैंक्स। तो हमने भी आपके लिए एक कदम बढ़ाया। बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स डायबिटिक टर्म प्लान, इंडियाज ओनली टर्म प्लान एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर डायबिटिक्स। ये प्लान आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने पर रिन्यूअल प्रीमियम्स पे रिडक्शन देता है। यार कुछ लोन मिल पाएगा? छी, ये कोई चाय है क्या? हट, दिमाग खराब कर रखा, चाय बनानी आती नहीं। पैसाबाजार.com, लोन सही मिलेगा यहीं। News is not just what happens in the corridors of power. News is also what happens to you and I in our everyday lives. Issues like traffic, core infrastructure, pollution, these matter equally, if not more. I stand with every tax-paying, law-abiding urban Indian because honestly, we deserve better. You've read the headline, now listen to the facts. Join me, Tamanna Inamdar, on Beyond the Headline. Mirror now, you first. When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. जितनी भी आपकी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, मेरे ख्याल से उसके बारे में मुझे जानना है कि किस में कितना इनफ्लो आ रहा है। देखिए, जो आंकड़े हर महीना रिलीज होते हैं एमफी की तरफ से, वो तो रिकॉर्ड हाई पहुंच रहा है जहां तक एसआईपी की बात है, ठीक है। इनफ्लोज के लिहाज से आपकी कैटेगरी कौन सी सबसे ज्यादा निवेशकों को पसंद आ रही है? किस तरह के फंड है? अगर आपके पास कोई डेटा है कि किस उम्र के निवेशक, किस क्षेत्र के निवेशक निवेश कर रहे हैं, अगर उसका कोई खाका बता सके। एक्चुअली हम लोग ने शुरुआत जो की है, नॉर्मली कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी शुरुआत करती है तो ऊपर के 7-8 शहर जैसे बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 51 लोकेशन से स्टार्ट किया। मतलब हम लोग मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में ही नहीं केवल, बट प्रयागराज में, गोरखपुर में, धनबाद में, उदयपुर, जोधपुर, राजकोट, पूरे कंट्री में है। और आपको जान के शायद सरप्राइज होगा कि हमारे जैसे नई कंपनी के लिए भी 35 से 40% जो इनफ्लो है वो टॉप 30 लोकेशंस के बाहर का है। अच्छा। मतलब टॉप 15 लोकेशंस के बाहर का है, सॉरी। सो इसको आप देखिए कि कितना मेरिटोक्रेटिक हो चुका है इंडस्ट्री, कि जहाँ पे लोगों को विश्वास है कि इसके पीछे की फंड मैनेजमेंट टीम, इसके पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड और इसकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, अगर ये बिलीवेबल है, अगर ये बैंकेबल है, तो लोग डेफिनेटली पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। और जैसे अभी तक हमारा कॉर्पस जो है वो 3,400 करोड़ के आसपास पहुंचा है, लेकिन आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा कि 3,400 करोड़ में लगभग 1,50,000 यूनिक पैन या यूनिक इन्वेस्टर्स हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशंस का या वेल्थ का पैसा है, पूरा का पूरा रिटेल। और अगर आप देखें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लोज हैं, SIPs हैं, वो मिड कैप फंड में है, क्योंकि जैसा मैंने बताया 40 लोगों की टीम है और वाइटोक की जो समझिए स्टॉक पिकिंग है, जो यूनिवर्स हम कवर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोगों को मिड एंड स्मॉल कैप, जैसे मिड कैप पोर्टफोलियो भी है, वो 25 से 30% पैसा स्मॉल कैप में लगाता है, तो वो पोर्टफोलियो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और एक चीज़ मार्केट में लोगों को ये पसंद आती है कि हम लोग हमारे मिड एंड स्मॉल कैप फंड जो हैं, इसमें हम लोग लमसम पैसा लेते नहीं है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि ये मिड कैप में गलत समय पे पैसा आ जाता है और फिर काफ़ी वॉलेटाइल रहता है मार्केट,
तो जब परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, कंपनी का नाम भी ख़राब हो जाता है। सो हम लोग ने स्टार्टिंग से ही ऐसा किया है कि लमसम पैसा नहीं लेना है, ओनली SIP STP। सो ये एक कैटेगरी है। दूसरा हमारा लार्जेस्ट फंड, जैसे मिड कैप का फंड 725 करोड़ का है, लेकिन लार्जेस्ट फंड फ्लेक्सी कैप है, इसमें करीब 1400 करोड़ है। और तीसरी चीज़, जैसा आपने थोड़ा समय पहले बताया, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो हम लोगों ने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अलग प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ अलग क्रिएट किया है। आमतौर पे जितने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है वो इक्विटी ओरिएंटेड है। हम लोगों ने अभी आप देखिए डेट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लोगों के पास, और डेट का टैक्सेशन भी चेंज हो गया है। तो हम लोगों ने जब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बनाया तो ऐसा बनाया कि भाई 3 साल अगर कोई होल्ड करता है तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी मिलेगा, 20% लेस इंडेक्सेशन, जो कंसेशनल टैक्स है वो भी मिलेगा, और इसकी वॉलेटिलिटी डेट जैसी हो सकती है लेकिन रिटर्न एक हाइब्रिड फंड की तरह मिल सकता है। रिटेल निवेशकों की ओर कदम उस वक्त बढ़ाने की कोशिश की है जब सेबी कई सारे बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। निवेशकों के हितों के लिए ही है जो भी बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, जो प्रपोजल्स अभी दिए जा रहे हैं, TER के लिए हो या परफॉर्मेंस बेस्ड फीस के लिहाज से हो। एक AMC के तौर पर कितना ज़रूरी आप इन कदमों को समझते हैं और कैसे समझाएंगे इन कदमों को एक निवेशक को? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया का जो रेगुलेशन है वो एडवांस कंट्रीज से भी आगे है इन्वेस्टर के हित में, और इन्वेस्टर के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए हमारा जो मार्केट है वो दुनिया के कई मार्केट्स के कंपैरिजन में इट इज़ द चीपेस्ट म्यूचुअल फंड्स के। और मैं 3-4 चीज़ आपको बोलता हूँ। जैसे हमारा एक इकलौता ऐसा मार्केट है जहाँ पे हर एक इन्वेस्टर को ये ऑप्शन देना कि भाई आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो या चीपर मैनेजमेंट फ़ी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, ये हमारे यहाँ कंपलसरी है। दूसरी जगहों में ये कंपलसरी नहीं है। दूसरी बात, जैसे हमारे यहाँ पे रेगुलेटर जो है वो इंडस्ट्री की साइज़, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर कितना है, उसमें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है या नहीं है, तो ये पूरा विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, इंडस्ट्री के कॉस्ट्स, एक्सपेंसेस और फीस को एक्टिवली मैनेज करना। जैसे पिछले 10 साल में मैंने बताया 10x ग्रोथ हुई है, तो इतनी सारी ग्रोथ हुई है तो फीस का और एक्सपेंसेस का रैशनलाइजेशन करना। सो काफ़ी चीज़ें जो हमारे रेगुलेटर कर रहे हैं वो पारदर्शी भी है दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले और हमारे समय से आगे भी है, राइट। तो आई थिंक इससे काफ़ी फ़ायदा होगा इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स में, ज़रूर मुझे लगता है इससे इजाफा ही होगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है, देखिए हमारी इंडस्ट्री की साइज़ बहुत बड़ी है, अभी हम लोग 43 लाख करोड़ पे हैं। अब ये 43 लाख करोड़ मतलब आप समझिए $500 बिलियन है, लेकिन इसको $1 ट्रिलियन होने से या अगले थोड़े साल में 100 लाख करोड़ होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तो हम लोअर मिडिल क्लास कंट्री हैं, आने वाले 8-10 सालों में इंडिया मिडिल क्लास कंट्री बनेगी, तब जाकर तो आप देखिएगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इसमें काफ़ी बढ़त होगी। तो जब पता है कि पिछले 10 साल में 10x ग्रोथ हुआ है और आने वाले 10 साल में भी कम से कम 10x नहीं तो भी 4-5x ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है, तो एक्सपेंसेस, कॉस्ट्स, परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों को एक्टिवली मैनेज करना ये इन्वेस्टर्स के हित में है। तो अभी जैसे इंडस्ट्री में एडजस्टमेंट रिलेटेड कामकाज होगा, थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, पारदर्शिता और एकरूपता मेरे ख्याल से निवेशकों के लिए बहुत ज़रूरी है, और सही मायने में अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो कम से कम अपने पैसों की बागडोर अपने हाथ में रखना, समझना बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त में अब आपके और भी अपने म्यूचुअल फंड के बुके को बढ़ाने को लेकर क्या योजनाएं हैं, क्या सोच रहे हैं आप? एक्चुअली 2 कैटेगरीज में रहेगा। एक तो हमने देखा है कि हमारे इंडस्ट्री में कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी होती है, क्योंकि इक्विटी फंड, डेट फंड, ये हम लोग हमेशा क्लाइंट्स को इक्विटी, डेट अलग अलग देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग चूज़ कर सकेंगे। लेकिन अल्टीमेटली मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि अगर कम से कम वॉलेटिलिटी के साथ अगर 8%, 9%, 10% या जो भी एक रीजनेबल रिटर्न है, तो इक्विटी करना, डेट करना, ये सब हमारा हेडेक है। क्लाइंट को अल्टीमेटली आउटकम चाहिए। तो अगर आप कम वॉलेटिलिटी के साथ एक अच्छा एक्सेप्टेबल रिटर्न बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग एसेट क्लासेस को कंबाइन करके उसकी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल, देखिए जो ये एसेट एलोकेशन है या ये हाइब्रिड फंड्स जो है, ये बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह है। आप कौन से सब्सटेंसेस, कौन से केमिकल्स मिक्स करते हैं, उससे क्या अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनता है, वो इन्वेस्टर के काम का है। अगर आप उसकी पूरा ये पहले हमने ये सब्सटेंस लिया, फिर ये सब्सटेंस लिया, उसको इतना मिलाया, फिर ये केमिकल रिएक्शन, वो सब में इन्वेस्टर को इंटरेस्ट नहीं है। तो हम लोग क्या है कि इक्विटी, डेट, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। वेयरएज एक्चुअली हम लोग एट वाइट ओक हमारा एफर्ट ये रहेगा कि क्लाइंट्स के लिए सॉल्यूशंस क्रिएट किया जाए, अलग अलग रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन, कम वॉलेटिलिटी के साथ अच्छा रिटर्न अगर मिले तो उस पर काफ़ी काम कर सकते हैं।
दूसरा जैसा ये है कि मैंने बताया कि वाइटोक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, तो हम केवल इंडिया में पैसा नहीं मैनेज करते हैं। एक्चुअली वाइटोक की जो सिंगापुर में एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके ग्लोबल इक्विटी फंड है, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स फंड है, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स एक्स ऑफ इंडिया मतलब बाहर के मार्केट्स, इनका भी फंड है। तो अभी फ़िलहाल तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे बाहर निवेश करने में थोड़ी म्यूचुअल फंड्स के लिए लिमिट्स हैं, लेकिन कभी ना कभी अगले साल 2 साल में लिमिट्स खुलेंगी तो ग्लोबल फंड्स भी हम लोग लॉन्च करेंगे। सो जहाँ तक मुझे नज़र आता है पहले ये 2 प्रायोरिटीज़ हैं। एक डोमेस्टिक जैसे इक्विटी फंड्स की हमने बात की, वो रेंज कंप्लीट किया जाए, फिर हाइब्रिड फंड्स और फिर ग्लोबल फंड्स। चलिए, तो मेरे ख्याल से निवेशकों को बहुत ही सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स देने का आपका विचार है। जाते जाते निवेशकों को कुछ आपके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। आपका पैसों के साथ रिश्ता क्या है, कैसा है? एक्चुअली मैं जिस तरीके से सोचता हूँ या मैं जैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि उसको फॉलो करना चाहिए ऑनेस्टली। अच्छा, ऐसा क्यों? ये तो सबसे बड़ी सीख है। नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को काफ़ी रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर बताऊंगा। अच्छा। क्योंकि मैं इक्विटी के अलावा कहीं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। अच्छा। जैसे ठीक है, रियल एस्टेट वगैरह ऑन द साइड करते भी है, लेकिन मैं रियल एस्टेट को भी इक्विटी का ही इंटरलिंक्ड या रियल एस्टेट को भी इक्विटी का ही डेरिवेटिव समझता हूँ। अच्छा। तो मेरी पूरी की पूरी 100% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। अच्छा। अगर एक दिन भी मेरा पैसा बैंक में रहे या लिक्विड फंड में रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे चैन नहीं मिलता अच्छा। है। तो ये सब लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो आप मतलब हार्डकोर इन्वेस्टर है, ऐसा कहा जा सकता है? हार्डकोर इन्वेस्टर ही नहीं, हार्डकोर इक्विटी इन्वेस्टर। हार्डकोर इक्विटी इन्वेस्टर। पहला निवेश या ऐसी पहली कौन सी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जहां आपने पैसे लगाए? पहला इन्वेस्टमेंट भी मैंने इक्विटी में ही किया था। अच्छा। क्योंकि मैं जब 98-99 में मैं बिजनेस स्कूल में पढ़ रहा था तो तभी जो टेक्नोलॉजी का ये स्टार्ट ही हुआ था, और किसी ने मुझे बोला था एक कंपनी के बारे में। आज वो कंपनी डूब गई, मर्ज हो गई, कुछ हो गया, उसका पूरा छूट ही गया ट्रैक। बट मैंने भी, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये इक्विटी में थोड़ा ट्राई किया। फिर अल्टीमेटली क्या हो गया, जैसे हमारे लिए कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम इन्वेस्टर्स को बोलते हैं पैसा लगाना चाहिए, वहाँ पे हम अपना पैसा लगाते हैं। तो अभी मेरा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अपने म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस वगैरह में, मैं शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बाहर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो स्टार्ट मैंने भी शेयर से ही किया था, लेकिन अल्टीमेटली अब जो मैं निवेशकों को रेकमेंड करता हूँ वहीं पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं पूरा का पूरा पैसा ओनली इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ। तो क्या मैं ऐसा मान सकती हूँ क्योंकि आप इतने चैन से सोते हो रात को, तो आप अपने निवेश में कोई गलती नहीं करते या गलतियाँ की हैं? नहीं, देखिए, गलती अगर आप 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर में खेलते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसमें आप लग जाते हैं, तो गलती का चांस ज़्यादा है। मैंने एक तो क्लैरिफाई कर दिया कि जहाँ मेरी कंपनी निवेशकों का पैसा लगाती है मैं वहीं पैसा लगाता हूँ। तो एक ब्रॉड पोर्टफोलियो है। अब एक पोर्टफोलियो में कुछ शेयर अच्छे करेंगे, कुछ ख़राब करेंगे, अल्टीमेटली इंडेक्स को बीट करना हमारा काम है। तो उसमें इतनी बड़ी गलतियाँ नहीं हो सकती है। जितना लोगों का ट्रेडिंग में गलती होती है या 1-2 शेयर्स में गलती होती है या एक वेल थॉट आउट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट करने से जो गलतियाँ हो जाती है, वो हमारे यहाँ पे शुरुआती दौर में भी ऐसी कोई गलती नहीं की जब बस शुरू ही किया था? तो शुरू में तो मैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे को सीखने को मिला कि भाई समझे बिना, किसी दोस्त ने बोला, कोई क्लासमेट ने बोला ये शेयर ले लो, तो सोचे समझे बिना लिया। फिर वो मैंने बताया जैसे वो कंपनी अब कहाँ है मुझे पता भी नहीं है, राइट। तो वो गलतियाँ तो डेफिनेटली हुई है, लेकिन हमारे पेशे का या हमारे इंडस्ट्री में काम करने का आप समझ सकते हैं एक फ़ायदा है कि हम खुद भी जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि हमको उसी डिसिप्लिन में डाला जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम जगह जगह जाके भाषण दे रहे हैं लेकिन खुद कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों को बताते बताते हम भी बहुत जल्दी लाइफ में सीख जाते हैं, तो फिर डिसिप्लिन बन जाते हैं। और फिर धीरे धीरे समझ में आया मुझे कि भाई अल्टीमेटली अगर वेल्थ को ग्रो करना है या वेल्थ बनानी है तो मुझे तो लगता है इक्विटी करना चाहिए। और मैं फिर से डिस्क्लेमर कहूँगा ये सबके लिए रेलेवेंट नहीं है ये, हाँ, बट जो मेरी सोच है अकॉर्डिंगली वैसा मैं करता हूँ। तो अपनी जोखिम उठाने की क्षमता आपको समझनी होगी और उसके मुताबिक एक पोर्टफोलियो साधना होगा और सही तरीके की लिफ्ट, जैसा कि आशीष ने भी समझाया, भरोसेमंद लिफ्ट का आपको इस्तेमाल करना होगा। आशीष समैया, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, धन्यवाद। समय निकाला, दर्शकों को तमाम निवेश के गुरु मंत्र दिए। थैंक यू। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।